हम अक्सर एक गलती करते हैं, वो है फेमस बिलियनियर्स सीईओज को आंखें बंद कर फॉलो करना। क्योंकि कुछ गिने चुने मशहूर बिलियनियर्स अक्सर एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स होते हैं जो न्यूज़ में, मीडिया में हर जगह देखे जा सकते हैं। जब बात आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करने की हो तो एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स को ब्लाइंडली फॉलो करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए रीड बिटवीन द लाइन्स की स्ट्रैटेजी अपनाएं, वो देखे जो दुनिया ना देख पा रही हो। मीडिया में परोसी हुई सक्सेस स्टोरीज को डबल चेक करते रहें। एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स को फॉलो करने की बजाय सफलता के ब्रॉड पैटर्न को देखना शुरू करें। अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू करें। देखें कौन लोग सफल हो रहे हैं, उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, कौन फेल हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं। जब सब कुछ सही जा रहा होता है तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा ही सफल रहेंगे। जो चीज़ें आपके लिए काम कर रही है वो कल को आपके खिलाफ भी काम कर सकती हैं। सबसे पहले आपका गोल है अपनी फाइनेंशियल कंडीशन और फाइनेंशियल लाइफ को इतना काबिल करना कि एक खराब इन्वेस्टमेंट या फिर खराब फाइनेंशियल डिसीजन आपको हमेशा के लिए रेस से बाहर ना कर दे। आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी को बूस्ट करने लिए हम हर हफ्ते इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग और एंटरप्रेन्योरशिप पर लिखी बेस्ट बुक्स की समरी लाते हैं। आज की बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल के बारे में एटॉमिक हैबिट्स बुक के ऑथर जेम्स क्लियर लिखते हैं कि सबके पास इस बुक की एक कॉपी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें रियल लाइफ एग्जाम्पल्स की हेल्प से वेल्थ बनाने और हैप्पीनेस के बारे में समझाया गया है। वैल्यू ऑडियो बुक्स में आपका स्वागत है दोस्तों। बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नथिंग फ्री, यहां कुछ भी फ्री नहीं है। सभी चीजों की एक कीमत है, बस कई चीजों पर प्राइस टैग नहीं लगा होता। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप वो प्राइस चुकाने के लिए तैयार हो या नहीं। 2008 के क्राइसिस के बाद जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के सीईओ जेफ इमेल्ट को स्टॉक्स डूबने और कंपनी के लॉस के लिए क्रिटिसाइज्ड किया गया। उसके रिस्पॉन्स में जेफ इमेल्ट ने कहा था, एवरी जॉब लुक्स ईजी व्हेन यू आर नॉट द वन डूइंग इट। ज्यादातर चीजें प्रैक्टिस में उतनी ही मुश्किल हो जाती हैं जितनी वो सुनने और पढ़ने में आसान लगती हैं। हम सक्सेस देख लेते हैं लेकिन उसकी कीमत नहीं देखते। यही चीज अक्सर हमें सफलता से दूर रखती है। सिर्फ अमेरिकन स्टॉक मार्केट इंडेक्स, जिसमें टॉप 500 कंपनीज कंसिडर की जाती हैं, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स 500 पिछले 50 सालों से पूरे 119 गुना बढ़ा है। लोगों को क्या करना था? बस इन्वेस्ट करना था और वेट करना था और अपना पैसा असीम रूप से बढ़ने देना था। लेकिन ये इतना आसान होता तो आज के टाइम पर सभी अमेरिकन मिलियनियर और बिलियनियर्स होते। एक एग्जाम्पल से समझें। अगर आप 30 लाख की कोई कार खरीदना चाहते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट, आप 30 लाख खर्च करें। सेकंड, आप एक सस्ती कार खरीद ले। थर्ड ऑप्शन, आप 30 लाख की कार चोरी कर ले। ये पिछले 2 ऑप्शंस के मुकाबले जल्दी और कम मेहनत वाला होगा। फिर भी 99% लोग तीसरा ऑप्शन नहीं चुनेंगे। जब बात स्टॉक मार्केट की आती है तब भी आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला, आप इन्वेस्टिंग की कीमत चुकाए। दूसरा, आप किसी और एसेट में इन्वेस्ट करें। तीसरा ऑप्शन, आप बिना इन्वेस्टिंग की कीमत चुकाए मार्केट को हराने की कोशिश में लग जाए। स्टॉक मार्केट में अधिकतम लोग तीसरा ऑप्शन चुनते हैं। वो कोई भी स्टॉक्स खरीदते हैं और जल्दी बेच देते हैं। वो अगले बुल मार्केट से पहले स्टॉक्स खरीदना चाहते हैं और अगले बियर मार्केट से पहले स्टॉक्स बेच देना चाहते हैं। वो अच्छे रिटर्न पाना चाहते हैं, वो भी बिना कीमत चुकाए। और स्टॉक इन्वेस्टिंग में कीमत करेंसी नहीं बल्कि वॉलेटिलिटी, फियर, डाउट, अनसर्टेनिटी और रिग्रेट्स है। दुनिया वॉरेन बफेट को महान इन्वेस्टर के रूप में देखती है। इन्वेस्टर्स उनकी इन्वेस्टिंग स्किल्स की तारीफ किए बिना नहीं रह सकते, जिसमें शामिल है इन्वेस्टिंग के लिए बेस्ट कंपनीज को ढूंढना, उनके स्टॉक सस्ते दाम पर खरीदना, बेस्ट मैनेजमेंट स्किल्स। लेकिन उनकी सफलता का राज इन स्किल्स से ज्यादा उन चीजों में है जो उन्होंने नहीं की, जैसे वो लोन लेकर भागे नहीं। उनके जीवन काल में हुए 14 रिसेशन में वो कभी घबराए नहीं। उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसे उनकी रेप्यूटेशन खराब हो। वो एक सीमित नजरिए से नहीं चिपके रहे। वो दूसरों के पैसे पर कभी निर्भर नहीं रहे। रिटायरमेंट के नाम पर इन्वेस्टिंग नहीं छोड़ी। उन्होंने हर वो कीमत चुकाई जो मार्केट ने डिमांड की, लेकिन कभी भागे नहीं। 30 लाख की गाड़ी को चुराने वाला ऑप्शन हम अवॉइड करेंगे। स्टॉक्स में अच्छे रिटर्न पाने के लिए तीसरा ऑप्शन हम चुनते हैं। दोस्तों, आपको ये समझना होगा कि आप एक आध स्ट्रैटेजी के दम पर
कुछ ट्रिक्स लगाकर स्टॉक्स में असीम पैसा नहीं कमा सकते। उसके लिए हमें मार्केट से जुड़े रहना होगा और कीमत चुकानी पड़ेगी। लास्ट 1%, हाइंस बर्गग्रुएन जो कि एक आर्ट कलेक्टर थे, उन्होंने कम उम्र से ही आर्ट पीसेस कॉल सेट करने शुरू कर दिए थे। काफी सालों बाद उन्होंने अपने काफी सारे आर्ट्स जर्मन सरकार को बेचे, जिसके लिए सरकार ने उनको 900 करोड़ रुपीस से भी ज्यादा पे किए थे। आर्ट कलेक्शन एक पेचीदा बिजनेस आइडिया है, लेकिन कैसे कोई इतनी दूर की सोच सकता है, वो भी अपनी यंग लाइफ में ही। क्या हाइंस की सफलता एक स्किल थी या फिर किस्मत? हॉराइजन रिसर्च ने एक तीसरे व्यू पॉइंट से इसे एक्सप्लेन किया। जो ग्रेट कलेक्टर्स होते हैं वो बड़ी क्वांटिटी में आर्ट बाय करते हैं और अपने पास काफी सालों तक रखते हैं। उनमें से कुछ आर्ट्स ग्रेट इन्वेस्टमेंट्स में बदल जाती हैं। देखा जाए तो बर्गग्रुएन की 99% आर्ट्स ने एवरेज और उससे भी कम रिटर्न्स दिए, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो 1% आर्ट ने जो रिटर्न दिए उसने सभी की भरपाई कर दी। एक और रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझें। आम फिल्म के मुकाबले डिज्नी की एनिमेटेड मूवीज बहुत महंगी होती है। एक टाइम पर कंपनी के पास 400 से भी ज्यादा कैरेक्टर्स थे जो इतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे। डिज्नी का पहला ऑफिस बैंकरप्ट हो गया था। कंपनी अपने आखिरी दिन गिन रही थी। तभी स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स शो लोगों को पसंद आने लगा। उसने डिज्नी के दिन ही बदल दिए। सिर्फ 6 मंथ्स में डिज्नी ने $8 मिलियन कमाए। कंपनी के लोन्स चुकते हो गए और एम्प्लॉयज को बोनस मिला। जब आप किसी फेमस, प्रॉफिटेबल और इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी, कंपनी, जंजीर इवेंट को देखते हैं तो वो इवेंट पहले किए गए हजारों अनफेमस, अनप्रॉफिटेबल और नॉन इन्फ्लुएंशियल इवेंट्स के बाद आने वाला रिजल्ट होता है। लेकिन सबका ध्यान उस फेमस इवेंट की ओर चला जाता है। ऐसा ही एक इन्वेस्टर की लाइफ में होता है। ये सच है कि आधे से ज्यादा बार आपके फैसले गलत साबित हो सकते हैं, लेकिन ये भी सच कि उसके बावजूद भी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर आपकी कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी कारगर साबित हो गई तो आप कमाल कर सकते हैं। फाइनेंस की दुनिया में थोड़े से इवेंट्स बहुत बड़े आउटकम्स को जन्म देते हैं और फर्क इस पड़ता है कि आप उन चीजों के होने तक मार्केट में बने रह सकते हैं या नहीं। टाइम फ्रेम। इन्वेस्ट करने से पहले आपको आपकी कंडीशन और डिजायर्ड आउटपुट को अच्छे से एनालाइज कर लेना चाहिए। अपनी एज के अनुसार इन्वेस्टमेंट प्लान करें, क्योंकि आपके टाइम के हिसाब से आपको अलग अलग तरह की एनालिसिस करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे अगर आप अगले 30 साल की इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको शांति से अगले 30 सालों तक कैश फ्लोज को वॉच करते रहना होगा। अगर आप 10 सालों का एस्टिमेट लेकर चल रहे हैं तो स्टॉक का प्राइस उसके कंपेटिटर से कंपेयर करें और आने वाले समय में उस कंपनी का ही नहीं पर उस पूरी इंडस्ट्री का पोटेंशियल देखने की कोशिश करें। अगर आप 1 साल का प्लान लेकर चल रहे हैं तो कंपनी के करंट प्रोडक्ट सेल्स पर गौर करें। अगर आपका प्लान स्टॉक्स में ट्रेडिंग करने का है तो एनालिसिस करने की जगह बस आप बाय करेंगे और थोड़ा प्राइस बढ़ने पर आपकी कोशिश ज्यादा प्रॉफिट बुक करने की होगी। वॉरेन बफे पर 2000 से ज्यादा किताबें लिखी जा चुकी है। सबने माना है कि वॉरेन एक बेस्ट इन्वेस्टर हैं। आज बफे की नेटवर्थ $100 बिलियन से भी ज्यादा है, जिसमें से $84.2 बिलियन उन्होंने अपनी 50 साल की उम्र के बाद कमाए हैं। वो 2000 किताबों में से सिर्फ कुछ ही किताबें बफे के सीक्रेट पर फोकस करती हैं, जो मानती है कि वॉरेन एक अच्छे इन्वेस्टर तो है, लेकिन उनकी वेल्थ का सीक्रेट उनके बचपन से लेकर इन्वेस्टेड रहने में है। उनका सीक्रेट्स अच्छे स्टॉक से ज्यादा इन्वेस्टेड रहकर बिताया एक लंबा टाइम पीरियड है। इसका पता इससे चलता है कि मिस्टर जिम साइमंस, जो एक हेज फंड मैनेजर थे, उन्होंने 68% के बेहतरीन रिटर्न स्टॉक मार्केट से निकाले। वही वॉरेन बफे ने रफली 22% के सालाना रिटर्न्स निकाले हैं। फिर भी जिम साइमंस की नेटवर्थ वॉरेन बफे के आधे से भी कम रही। इसका कारण साफ है। जिम अपनी जिंदगी के 50 साल निकालने के बाद स्टॉक मार्केट में आए थे। अगर वो भी अपने 66% रिटर्न 70 सालों तक निकालते तो उनकी नेटवर्थ 63 क्विंटिलियन 900 क्वाड्रिलियन 781 ट्रिलियन 780 बिलियन 748 मिलियन $160,000 होत। द टू एडवाइसेस। आर्थर ग्रेजुएशन के दौरान लॉस एंजलिस के मशहूर होटल में पार्ट टाइम जॉब करते थे, तो वहां एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव ठहरे थे जिन्होंने कम उम्र में ही सफलता हासिल कर ली थी। उन्होंने वाईफाई राउटर्स में यूज होने वाला एक पार्ट इन्वेंट किया था और बहुत सी कंपनी बनाकर बेच दी थी, लेकिन अपने पैसे के साथ उसका बिहेवियर बचकाना था।
जैसे एक बार उसने होटल के एक सेवक को हजारों डॉलर्स दिए और 1000 सोने के सिक्के लाने के लिए कहा। शाम को बीच पर वो और उसके दोस्त सोने के सिक्कों को समुद्र में फेंक रहे थे और जोर जोर से चिल्लाकर शर्तें लगा रहे थे कि किसका सिक्का दूर तक जाएगा। जैसा कि हम अंदाजा लगा सकते हैं, वो टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर बहुत जल्दी कंगाल हो गया था। दूसरी ओर ऑथर एक और आदमी का जिक्र करते हैं जिसका नाम रोनाल्ड जेम्स रीड था। उसके मौत के बाद सभी लोग हैरान थे क्योंकि रोनाल्ड ने अपनी वसीयत में $2 मिलियन अपने बच्चों के लिए छोड़े थे और $6 मिलियन लाइब्रेरी और हॉस्पिटल को दान में दिए थे। सभी हैरान इस बात पर थे कि ना ही रोनाल्ड ने इतनी दौलत अपनी विरासत में ली थी और ना ही कभी लॉटरी जीती थी। अपनी जिंदगी में वो सालों तक स्वीपर थे और कार मैकेनिक का काम भी किया करते थे। रोनाल्ड ने इतना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग से बनाया था। दोस्तों, इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अगर सक्सेस को एक वर्ड में डिफाइन करना हो तो वो होगा सर्वाइव। 40% कंपनीज पब्लिक होने के बाद भी दिवालिया हो जाती हैं। आपका सफल होना और सफल कायम रहना दो अलग अलग चीजें हैं। बिना बैंकरप्ट हुए अपने एम के साथ लंबे समय तक चिपके रहना ही आपको लॉन्ग रन में सफल बनाए रखता है। फिर चाहे वो बिजनेस करना हो जिसमें सफलता अक्सर लास्ट 1% इवेंट्स में मिलती है, या फिर इन्वेस्टिंग करना हो जिसमें लंबे समय में कंपाउंडिंग सब बदल देती है, जैसा कि हमने वॉरेन बफे के केस में डिस्कस किया। चाहे बिजनेस चाहे इन्वेस्टिंग, सक्सेसफुल होने के लिए ऑथर 2 इंपॉर्टेंट एडवाइसेस देते हैं। फर्स्ट, आपको बड़े बड़े रिटर्न्स की बजाय फाइनेंशियल अनब्रेकेबल बनने के लिए जतन करने हैं ताकि आप जो भी कर रहे हो बिना कंगाल हुए सक्सेसफुल होने तक उसे करते रहो। इसके लिए आपको बड़ी दौलत कमाने से ज्यादा बार बार होने वाले छोटे छोटे नुकसान से बचना होगा। सेकेंड एडवाइस, सही प्लान। एक कहावत है, इंसान प्लान बना रहा होता है और ईश्वर हंस रहा होता है। प्लान बनाना जरूरी है, लेकिन अगर आपका प्लान के हिसाब से ना चले तो उसके लिए भी प्लान बनाना जरूरी होता है। आपके प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इस सबसे जरूरी अंडर अप्रिशिएटेड फाइनेंशियल फोर्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब अपने प्लान को अनजानी रुकावटों के लिए तैयार करना, क्योंकि फ्यूचर ऐसी रुकावटों से भरा हुआ हो सकता है बिना बताए, जैसे कोरोना वायरस वाली सिचुएशन आई थी। प्लान बनाते समय अपने रिजल्ट्स को स्पेसिफिक बनाए पर हद से ज्यादा उम्मीद ना लगाए। जैसे अगर आप अपनी इन्वेस्टिंग में हर साल 20% का रिटर्न पाने का प्लान बना रहे हैं और किसी बार सिर्फ 10% ले पाए, तो भी आपका एटीट्यूड उसे स्वीकारने वाला होना चाहिए। आजादी। दोस्तों, वेल्थी होने का असली फायदा है आपको मिलने वाली फ्रीडम। अपना पैशन फॉलो करना एक अच्छी बात है, लेकिन अपने पैशन को अपनी जॉब प्रोफेशन बनाना एक बड़ा जाल साबित हो सकता है। ऐसा काम जिसे करना आप जी जान से पसंद करते हैं, उसे अपने शौक के लिए करना आपको सेटिस्फैक्शन देता है। लेकिन जब आप उसी काम को अपनी जॉब बना लेते हैं और बार बार लगातार करते हैं, तो आपकी सेटिस्फैक्शन खत्म होनी शुरू हो जाती है। उससे भी खराब सिचुएशन वो होती है जब वो जॉब आप किसी बॉस के अंडर कर रहे होते हो। जब ऑथर कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे तो वो हमेशा इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना चाहते थे। ऑथर के लिए ये जॉब एक पैसा छापने वाली मशीन की तरह थी। जब ऑथर ने लॉस एंजलिस की एक प्राइवेट फर्म में इन्वेस्टमेंट बैंकर की इंटर्नशिप हासिल की, तो वो एक सपने के सच होने के बराबर था। ऑथर को अच्छी सैलरी मिलने लगी थी जो उनको इम्पोर्टेंट फील करवाती थी। साथ ही उन्होंने जॉब का टॉक्सिक एनवायरनमेंट भी देखा। उन्होंने देखा कैसे वहां के वर्कर्स से किसी आम जॉब के मुकाबले बहुत ज्यादा लंबे समय तक वर्क करवाया जा रहा था। एक आम इंसान जो ना झेल पाए, वो हर दिन इतने प्रेशर में होते थे। ऑथर को हर एक मिनट अपने बॉस की डिमांड्स के अनुसार काम करना पड़ता था, जो उनके लिए एक दुखी करने वाला एक्सपीरियंस साबित हुआ। ऑथर की मेंटल हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि 4 महीनों की इंटर्नशिप में से वो बस 1 महीना ही टिक पाए। ऑथर खुद हैरान थे कि जिस काम को वो इतनी शिद्दत से चाहते थे, जिसके लिए वो कड़ी से कड़ी मेहनत करने के लिए रेडी थे, वो उस काम को क्यों छोड़ आए। दरअसल खराबी काम में नहीं, काम करने वाली सिचुएशन में थी। आपके पसंदीदा काम को आपसे एक फिक्स्ड स्केड्यूल में करवाया जाए, जहां आपका सारा कंट्रोल किसी और के हाथ में हो, तो आप अपने पसंद के काम से ऊबना शुरू कर देते हैं। सभी अमीर और सक्सेसफुल होना चाहते हैं ताकि वो खुश हो पाए। सबके लिए खुशी की डेफिनेशन अलग अलग होती है, लेकिन एक कॉमन फैक्टर जो सभी की हैप्पीनेस में शामिल होता है, वो है सेंस ऑफ कंट्रोल,
अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल कर पाने की आज़ादी। दोस्तों, इस वीडियो को खत्म करने से पहले पूरी वीडियो को समराइज कर लेते हैं। एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स को फॉलो करने की बजाय सक्सेस के ब्रॉड पैटर्न्स को अपनाएं। कार चक्कर व्यू, महंगी चीजों से लोगों को अट्रैक्ट करने की बजाय अपनी वेल्थ बनाने पर ध्यान दे। नथिंग फ्री, सफलता की कीमत को पहचान, वो देखे जो लोग ना देख रहे हों। लास्ट 1%, आपके थोड़े से एफर्ट्स भी बड़े रिजल्ट्स लेकर आएंगे, लेकिन वो एफर्ट्स अक्सर लास्ट में आते हैं। तो अपने काम से जुड़े रहे। टाइम फ्रेम, अपनी एज और डिजायर्ड आउटपुट के अनुसार अपने स्टेप्स ले। कंपाउंडिंग आपके लिए काम करे, इसीलिए आपको बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा। सफलता का दूसरा मतलब सर्वाइव करना है। गेम में बने रहने के लिए लगातार एफर्ट्स करते रहें। फ्रीडम, वेल्थ को अपनी आज़ादी को खरीदने के लिए लगाए। मिलते हैं और एक वैल्यूएबल वीडियो में। धन्यवाद।